हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं करण चौधरी और आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति का एक लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कैसे जो बनाई जाती है, उसमें कौन सी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस जैसी भर्तियों की परीक्षा होगी तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। भारतीय विदेश नीति के बारे में हम बात करें तो नेहरू युग से लेकर और वर्तमान तक की हम बात करेंगे कि विदेश नीति हमारी कैसे चली है, क्या हुआ, किस प्रकार से हमारे देश की सरकारों ने विदेश के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए अपनी नीतियों का निर्माण किया। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, मैं भारत की विदेश नीति के बारे में बात करूं तो विदेश नीति में सबसे पहले समझना चाहिए हमें कि विदेश नीति का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। फिर हमें समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हमारी कंट्री में हम क्या मानते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कि हमारा क्या टारगेट रहेगा, हम क्यों नीतियां बनाते हैं। देखो, आप किसी परिवार के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आपके जो संबंध है वो आपके परिवार की नीतियों के माध्यम से बनते हैं। अगर आप अपने परिवार के संबंध दूसरे पड़ोसियों के साथ आप बढ़िया बनाओगे, अच्छे बनाओगे, उन्हें अपने यहाँ खाने पे बुलाओगे, उनके यहाँ खाने पर जाओगे, तो उनके आपके संबंध अलग प्रकार के स्थापित होंगे। आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जाओगे उनके साथ, आपके उनके संबंध अलग प्रकार के स्थापित होंगे। तो जो आपका दूसरे देश के प्रति आपका जो व्यवहार होता है, दूसरों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण होता है, उसी के माध्यम से आप अपनी पॉलिसी का निर्माण करते हैं और वही पॉलिसी जो है आपके साथ संबंधों की स्थापना की बातचीत करती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति का जो टॉपिक है कि भारत की विदेश नीति जो है किस प्रकार से चलती है। सबसे पहले परिभाषा, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। आप किसे कहेंगे कि विदेश नीति क्या होती है। तो देखो, विदेश नीति द्वारा कोई भी राष्ट्र, जैसे मैं इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका हो गया, कोई भी राष्ट्र का मतलब आप समझते हैं, अपने हितों तथा भौतिक एकता, अखंडता, राष्ट्रीय स्थायित्व, समृद्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करता है। इस फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से वो अपने राष्ट्र के हितों, जो उसके राष्ट्र के हित हैं, भाई इंडिया का हित क्या है कि हमें अपना, देखो फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है राष्ट्र हित को सुरक्षित करना। अब हमारा हित क्या है कि हमारी कंट्री में हमारी सोवरेनिटी बनी रहे, हमारे पास संसाधन आ जाए, हमारे हित तथा भौतिक एकता, अखंडता, हर कंट्री चाहता है उसकी भौतिक एकता, अखंडता सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय स्थायित्व, भाई उसका जो नेशन का जो इंटीग्रिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। समृद्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है हर कंट्री, और इसको सुनिश्चित करने के लिए हर देश क्या करता है, कुछ क्रियाकलापों के समुच्चय, मतलब बहुत सारी क्रिया करता है। अगर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा ठीक करनी है तो आप पॉलिसी बनाओगे कि भाई कोई हमारे कंट्री में पाकिस्तान आतंकवादी ना आए, आपकी नीति बनेगी। आपको देश की समृद्धि बढ़ानी है तो आप किसी के साथ इकोनॉमिक ट्रेड करोगे, आर्थिक ट्रेड करोगे, उसकी आप नीतियां बनाओगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी उन नीतियों का समुच्चय, बहुत सारे उन क्रियाकलापों का समुच्चय जिसके माध्यम से आप अपने देश की एकता, अखंडता, समृद्धि और आप स्थायित्व को बढ़ाने के लिए करते उन क्रियाकलापों को, उन्हीं क्रियाकलापों के समुच्चय को आप विदेश नीति के नाम से जानते हैं। वही उसी को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसीज। इंडिया है, अभी इंडिया हमारे जितने भी पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के, उसका मेन उद्देश्य क्या है, हमारे कंट्री की इंटीग्रिटी बची रहे, हमारे कंट्री की सोवरेनिटी बची रहे, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक वेलफेयर अच्छे से कर पाए, हमारा कंट्री अच्छी समृद्धि हासिल कर पाए। ये सारी चीजों के लिए हमने क्या किया, बहुत प्रकार के क्रियाकलाप किए। हम कभी पाकिस्तान के साथ हम कुछ करते हैं, हम कभी हमने यूएस के साथ, हमने जापान के साथ, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत प्रकार के एग्रीमेंट किए, हम बहुत प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का एक ही अर्थ है कि हम अपने देश की इंटीग्रिटी को, अपने देश की सोवरेनिटी को और अपने देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत प्रकार के क्रियाकलापों को हर कंट्री करता है। उन्हीं क्रियाकलापों के समुच्चय को आप विदेश नीति के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ या ना।
पॉइंट एकदम क्लियर हो गया? क्लियर। विदेश नीति के तत्व, देखो विदेश नीति जो होती है उसके एलिमेंट, जैसे इंडिया है, अब इंडिया अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम क्या क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि शांति, मैत्री व सहत अस्तित्व, कि भाई हमारा जो है शांति चाहिए हमें, हमारी विदेश नीति का एलिमेंट है कि हमेशा शांति पे काम करते हैं हम, हमारा उद्देश्य शांति रहता है, शांति की स्थापना हो। आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 51 भी हम ये बात करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी शांति की स्थापना हो, कोई कंट्री से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हम। सहअस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, कि तुम भी ठीक रहो हम भी ठीक रहे, इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे कि नेबरहुड फर्स्ट की हम बात करते हैं, हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, वर्तमान में हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ हम को एग्जिस्टेंस के साथ रहना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान डूब जाए, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान भी बचा रहे पर पाकिस्तान हमें नुकसान ना दे, हमारी अखंडता, हमारी एकता, हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज जो चल रही हैं उनको पाकिस्तानी अवाम उन्हें इंपैक्ट ना करे। आगे देखेंगे विरोधी गुटों के समन्वय, ठीक है, साधनों की अजय, ये विरोधी गुटों का जो समन्वय है, जो विरोधी गुट है उनको भी खत्म करना है, उनके साथ जो भी है उनका साधनों की पवित्रता, जो हमारे पास साधन है संसाधन है वो ठीक से हो, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, वो सर्वोच्चता के प्रति पारस्परिक समानता, एक दूसरे की सर्वोच्चता, यानी एक कंट्री, हर कंट्री चाहता है वो सर्वोच्च है, इंडिया चाहता है मैं सर्वोच्च हूं, पाकिस्तान चाहता है वो सर्वोच्च है, अफगानिस्तान चाहता है वो सर्वोच्च है, एवरी कंट्री, हर कंट्री को ये लगता है कि वो उसकी सुप्रीमेसी है, और उसकी सुप्रीमेसी जो है उसका आपको पालन करना चाहिए, उसकी सुप्रीमेसी की जो उसकी फीलिंग है उस फीलिंग को आपको बनाकर रखना चाहिए। तो सुप्रीमेसी की फीलिंग को बनाने के लिए आप उसकी सर्वोच्चता के प्रति समानता का व्यवहार करते हो। अनाक्रमण, आप किसी पर आक्रमण नहीं करोगे। परस्पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, अब परस्पर आंतरिक मामले क्या होते हैं? इंडिया पाकिस्तान का कोई मामला है तो हमारी पॉलिसी ये है कि हम अपनी पॉलिसी में, पाकिस्तान चीन का कोई मामला है तो हम नहीं चाहते कि हम बीच में आके कुछ करें, हम अकेले, हम अलग रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि इंडिया, पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या चल रहा है, इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी पॉलिसी के तत्व है, हम चाहते हैं कि भाई शांतिपुत्र में असहस्तित्व से रहो, आप बढ़िया तरीका से रहो, को एग्जिस्टेंस के माध्यम से रहो, आपकी सर्वोच्चता अच्छी रहे, आपकी अखंडता अच्छी रहे, आपके इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स में इंडिया कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एलिमेंट है। चाहे श्रीलंका की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, इंडिया नेवर इंटरफेयर एनी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर ऑफ एनी नेबर कंट्री, और जितने बाहर के भी हैं उनके साथ भी हम कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करते। तो हमारी नीति अहस्तक्षेप की नीति है, शांति पीस की नीति है, सहअस्तित्व कोएग्जिस्टेंस की नीति है, गुट निरपेक्षता। हमारी नीति में क्या है? हम हमेशा नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारी जो नीति है वो हमारी नीति है कि हम किसी के साथ गुट नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी पाकिस्तान को परेशान करना है तो हम ऐसा नहीं करते कि हम उनके ग्रुप बनाएं। ये गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी है पहले समय की है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय यूएसएसआर और अमेरिका के दो गुट हुआ करते थे, तो हमने तब से इस पॉलिसी को अपनाया कि ना तो हम इसको ज्वाइन करेंगे और ना हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमारी जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में अब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ बेसिक एलिमेंट हैं, तो आप इन्हें एक बार में याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस में लिख सकते हो। 2-3 पॉइंट्स में कोएग्जिस्टेंस हो गया, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की बात करती है, नॉन अलाइनमेंट की बात करती है, ठीक है, प्रादेशिक अखंडता, रीजनल सोवरेनिटी जो है उसको हम अच्छा करना चाहते हैं, पारस्परिक समानता का व्यवहार, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी का, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का तत्व है। तो परिभाषा बेसिक बात और हमारी फॉरेन पॉलिसी के तत्व क्या है ये भी अब आपकी समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि इससे आपके बीच में काफी सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, काफी सारे पॉइंट्स को आप कवर कर पाओगे, क्या क्या चीजें हैं। अब किसी भी कंट्री की विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य देखो, हमारी भी कंट्री देश की विदेश नीति का क्या लक्ष्य है? हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या है? आंतरिक शांति सुरक्षा बनाए रखना। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो विदेश नीति है, हमारा उद्देश्य है कि आंतरिक शांति और सुरक्षा बनी रहे, यानी हम किसी के साथ कोई दिक्कत ना करें और कोई हमारे साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना करे। इंटरनल पीस और सिक्योरिटी, हम ये चाहते हैं कि इंटरनल पीस और सिक्योरिटी जो है ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप देखो इंडिया की पॉलिसी क्या है,
इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये मेन एलिमेंट है कि हम चाहते हैं कि भाई हम हमेशा अपनी शांति बनाए रखें। दूसरा भी बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहरी आक्रमण हमारे देश पर होता है तो हमें अपने देश की रक्षा करनी है, कोई हमारी कंट्री को अटैक ना करे, हमें अपने कंट्री की बाह्य आक्रमण से क्या करनी है, रक्षा करनी है, कोई हमें अटैक नहीं करे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा कंट्री क्या करता है, हम दूसरों के साथ, आप एक प्रकार के आप कह सकते हैं सैन्य संगठन हो गए, सैन्य प्रकार की गतिविधियां हो गई, ये सब कार्य हम करते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा का विकास, हमारा कंट्री हमें चाहते हैं कि देखो मनोवैज्ञानिक और भौतिक सुरक्षा दो प्रकार की होती है। मनोवैज्ञानिक क्या होती है कि आपके देश के जो लोग हैं उनके मन में इस प्रकार का भावना है कि हम कमजोर हैं। आप जानते हैं कोई कंट्री युद्ध जब लड़ता है तो युद्ध लड़ने के पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। अगर हमने पाकिस्तान को कई बार युद्ध में धोआ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को हमने 1965 में, आपको पता है, उसके बाद पाकिस्तान को 1971 में, उसके बाद पाकिस्तान को 1999 में। इससे हमारे मोरल हैं वो काफी हाई हो जाते हैं। तो जो जनता है देश की, अगर किसी देश की जनता युद्ध में हारती है तो उसकी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ही वो काफी डाउन हो जाती है। हमें चाहते हैं कि हम साइकोलॉजिकली बूस्टेड रहें और हमारा जो मनोविज्ञान है, हमारी जो जनता है, उस जनता का जो साइकोलॉजी है वो हमेशा अपलिफ्टेड रहे कि हाँ हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति है। भौतिक सुरक्षा ये क्या होती है, फिजिकली हमारे पास सुरक्षा होनी चाहिए और विकास हमारी कंट्री में होना चाहिए। यानी कि हमारे देश में बहुत प्रकार की सुरक्षा, विकास, भौतिक विकास, जैसे रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, ये सब। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सहयोग प्राप्त करना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और लक्ष्य है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमें क्या मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यूएनओ है, अब आप देखो, अब रशिया है तो रशिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया, चाइना ही खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान का खड़ी होती है। इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी रहे। जैसे G20 है, अब G20 में क्या हो रहा है, भारत के साथ बहुत देश खड़े, अभी सुनने में आ रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं। तो ये G20 हो गया, आपने देखा सार्क हो गया, आसियान हो गया, I2U2 हो गया, आप देखोगे कई प्रकार से क्वाड हो गया। इंडिया ने, हमने अपने छोटे छोटे ग्रुप भी बनाए, लेकिन हम देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, चाहे G20 देख लो, यूएनओ देख लो, हर माध्यम से हम इंटरनेशनल समुदाय को अपने पक्ष में रखते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करना, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर एजेंडा रहता है। तो ये एक हमारा एजेंडा हो गया। अगला है आर्थिक कूटनीति को सक्षम बनाना। देखो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब वर्तमान में देखो WTO है, वर्तमान में देखो वर्ल्ड बैंक है, IMF है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कई प्रकार की चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड कैसे चल रहा है, आपकी कंट्री का व्यापार कैसे चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो ट्रेड है, हमारे देश का जो व्यापार है, जो हम दूसरे देशों के साथ करते हैं, ये अच्छा बन सके, हम आर्थिक कूटनीति में सक्षम बन सके, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट रहना चाहिए, हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आ सके, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर सके, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में जाके एक्सपोर्ट हो सके, दुनिया की कंट्री हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सके, उसे हम जाके बेच सके। इस प्रकार से क्या होगा कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें क्या होगा, बूस्ट आ जाएगा। हर देश का यही लक्ष्य होता है, हमारा भी यही लक्ष्य है कि दुनिया हमारी इज्जत करे। भाई आप भी देखो, फॉरेन पॉलिसी आपके परिवार में भी होती है। जैसे आपके परिवार में पड़ोसियों के साथ नीति होती है, तो कैसी नीति होती है भाई, आप ये चाहते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो आपकी इज्जत हो, आपकी सोसाइटी में आपके घर पर कोई अटैक ना करे, कोई चोरी ना करे, सुरक्षा होगी, कोई आक्रमण ना करे। आप ये चाहते हैं सब सोसाइटी के लोग आपके साथ बनकर रहें, अरे बड़ा अच्छा आदमी है। आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी में आपको कोई आवश्यकता पड़े तो आप अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सके। आपके पास 5 गाड़ी है, कभी कभी देखा आपने किसी की गाड़ी आ गई, तो कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जिनकी गाड़ी कोई खड़ी नहीं होने देता, और कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं भाई साहब आपके लिए यहाँ लगा दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो उसी प्रकार से जैसे आपके परिवार की पॉलिसी होती है समाज के प्रति, जिसके आपके संबंध उनके साथ स्थापित होते, उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों और दोस्तों, आज कंट्री की ऐसे कंट्री के व्यवहारों का समुच्चय होता है, जिससे उनके नियम, जिससे उनकी समाज के साथ उनके संबंध स्थापित होते हैं। उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर भी है। अगर हम बात करते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले कारक, ये परिभाषा होगी भारतीय विदेश नीति किस पर कार्य करती है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कई प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि भारतीय विदेश नीति का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो हमारा लक्ष्य
हम कभी भी अटैक नहीं करना चाहते, हम कभी भी किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, हम कभी किसी क्षेत्रीय अखंडता के अगेंस्ट काम नहीं करते। ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये हमारे लक्ष्य। हमारी विदेश नीति के तत्व क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, शांति है, सहस्तित्व, ऐसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये एलिमेंट्स है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हम फॉलो करते हैं और इनके माध्यम से इन लक्ष्यों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, और ये फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी है। अब किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करूं तो इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन इंपैक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप देखो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, अब मोदी साहब फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, इससे कई प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है। अगर आप जवाहरलाल नेहरू के समय से बात करोगे, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी रही, शास्त्री जी की फॉरेन पॉलिसी रही, इंदिरा गांधी जी की फॉरेन पॉलिसी रही। इंदिरा गांधी के बाद आप देखोगे तो एक प्रकार से ऐसे चलता रहा, फिर नरसिंह राव की फॉरेन पॉलिसी रही, गुजराल साहब की फॉरेन पॉलिसी रही। तो ये सभी जो फॉरेन पॉलिसी बनती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मनमोहन सिंह की, अब हमारे मोदी साहब की, तो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक होते हैं। जैसे आप कभी अपने घर की नीति बनाओगे पड़ोसियों के साथ, तो आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंध प्रभावित करने कई प्रकार के कारक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जमीन कम है तो आप दूसरों की गाड़ी खड़ी नहीं करा सकते, आपके पास आर्थिक कमजोरी है, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। कई प्रकार के कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे डायलेमा पे फंस जाते हो आप, उसकी मदद करोगे, इधर कुआं इधर खाई। तो कई प्रकार की चीजें हैं जिनके माध्यम से फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है। आइए उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनके माध्यम से भारत की फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है और फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट करने वाले ये सब कारण हैं। जब यूजीसी नेट की तैयारी आप करोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है, इसको ही कहते हैं एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो यही वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना होगा। प्रभावित करने वाले कारक कौन है? देखो, पहला कारक है भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल कारक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया की आप बात कर लो, भौगोलिक, आपकी अवस्थिति कैसी है, आपके आसपास कौन से कंट्री है, आपकी अवस्थिति कहाँ है, आप किस जगह पर रह रहे हो, इस प्रकार के जो कारक है, ये आपकी भौगोलिक अवस्थिति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया है, अब इंडिया के आप नॉर्थ में देखो तो चाइना है, इंडिया के नॉर्थ में देखो तो आप, और क्या है, हमारे हिमालय पर्वत है। इधर देखो पाकिस्तान है, इंडिया के इधर देखो आप समुद्र है, इंडियन ओशियन है। तो आपकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, आप कहाँ अवस्थित हो। कुछ कंट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ कंट्री सैंडविच कंट्रीज होते हैं, सैंडविच कंट्री, बफर कंट्री, कई प्रकार की कंट्री आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक देश होता है जो दो देशों के बीच में फंसा है, अब उसकी फॉरेन पॉलिसी अलग प्रकार की होगी। एक कंट्री है जो दो महाशक्तियों के बीच में फंसा है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, नेपाल जैसे, भूटान जैसे, अब उसकी विदेश नीति अलग प्रकार की होगी। तो अलग अलग विदेश नीति जो है उसको आप देखेंगे कि भौगोलिक जो उसकी स्थिति है उसके आधार पर उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। जैसे इंडिया है, अभी इंडिया के संबंध किस प्रकार के बनेंगे अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, इट डिपेंड्स ऑन इंडिया की कौन सी पोजीशन है, इंडिया कहाँ, भौगोलिक स्थिति इंडिया की कैसी है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा इसका रोल रहता है भौगोलिक स्थिति का। जब आप चाणक्य को पढ़ोगे या आप और प्रकार के जो हमारे विचारक है उनको पढ़ोगे आप, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि विदेश नीति में भौगोलिक अवस्थिति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दुश्मन कहाँ है आपका, आप कहाँ पर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इतिहास, संस्कृति, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। आपका इतिहास कैसा रहा है, आपकी संस्कृति कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया की बात करो तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का कल्चर इतना ज्यादा, हमारे देश का कल्चर वर्सेटाइल है, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हमारे कंट्री का कल्चर है कि हमारे संबंध हमेशा बढ़िया रहे। आप देखो इंडोनेशिया तक में आपको हिंदू धर्म देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के जो रुपये होते हैं उन पे गणेश जी की मूर्ति छपती है, कितनी बताओ, अलग बात है, भारत में नहीं छपती। तो हमारे जो संबंध है, अगर हमारे किसी कंट्री के साथ कल्चरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। आप देखो मिडिल ईस्ट में जाके देखो, आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, आप इधर अफगानिस्तान जाके देखो, भारत की संस्कृति, भारतीय पिक्चरें देखी जाती है, भारत की मूवी देखी जाती है। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, अक्षय कुमार को सब जानते हैं, शाहरुख खान देखो, आप यूएई चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, इन कंट्री में देखोगे तो इन की पिक्चरें खूब चलती हैं, शाहरुख खान, सलमान खान की। तो हमारी जो संस्कृति और हमारा जो इतिहास है वो मिडिल ईस्ट से कनेक्टेड है प्रॉपर तरीका से। आप देखो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब कनेक्टेड है प्रॉपर तरीका से। चाइना के साथ भी हमारा कनेक्शन है और दुश्मनी भी इसी प्रकार से होती है। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की दुश्मनी हमारे इतिहास की तो देन है। भाई पाकिस्तान कौन है, हमारा छोटा भाई है, इतिहास की देन है।
राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल आप देखोगे तो ये भी इंपैक्ट रोल प्ले करता है आपकी विदेश नीति के प्रभाव में, विदेश नीति के कारक में। ये भी एक मेजर फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है कि कैसे विदेश नीति में आप देखेंगे दल है। अब पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप कह सकते हो कैसे, कौन फोन कर रहा है, ठीक है, कैसे देखो, राष्ट्रीय अगर मैं बात करूं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्षेत्रीय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी कैसे रोल प्ले करती हैं। देखो जिस भी कंट्री में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि हमारे कंट्री में जब सरकार बीजेपी की आती है तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी सी ज्यादा यथार्थवादी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार थोड़ी सी आदर्शवादी उदारवादी की बात करती है। वहीं आप कांग्रेस को देखोगे उस समय जब गांधी का समय था, इंदिरा गांधी का, उसमें कांग्रेस बहुत यथार्थवादी थी। तो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का जो नेचर है और जो लीडर है उसके ऊपर निर्भर करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, दोनों प्रकार से। राष्ट्रीय कैसे, वर्तमान में आप देखोगे तो हमारे कंट्री में आप देखोगे तो कंट्री में हमारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी, लेकिन अगर कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी केंद्र में सरकारें कैसी बनती है, सरकारें संगठन की बनती है, सरकारें जो है समर्थन की बनती है, तो क्षेत्रीय दल उनका बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आज हमारे केंद्र की सरकार को ममता बनर्जी का समर्थन होता तो भारत बांग्लादेश के रिलेशन ऐसे बन नहीं सकते थे जैसे सरकार बनाना चाहती है, कभी नहीं बन सकते थे। तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज का अगर केंद्र की सरकार के साथ समर्थन है तो केंद्र सरकार के पास विदेश नीति निर्धारण करने समय इन दोनों का रोल प्ले करता है, और राष्ट्रीय का तो हमेशा हमेशा रहता ही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये हमारे रिलेशन, अब आप और मैं तो करेंगे नहीं। अब मान लो मुझे पसंद है भाई कि रिलेशन अच्छे हो अमेरिका के साथ, लेकिन मान के चलो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद है। अब प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद है, उन्हें पसंद है कि रिलेशन अच्छे हो हमारे जापान के साथ या कोई भी XYZ। तो ये जो चीजें हैं ये आप नहीं करोगे, आपने तो चुन दिए, प्रधानमंत्री चुन दिए, प्रधानमंत्री या पॉलिटिकल पार्टी, अब वो इन चीजों को करती है। वर्तमान में आप जानते हो कि विदेश नीति की वजह से ही आप बार बार सुनते हो कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसी वजह से जो है वर्तमान में सरकारें भी जीत रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट भी मिल रहा है, तो बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट है। अगला आप देखेंगे आप व्यवस्था। अब राजनीतिक समूह में एक और पार्ट पर व्यवस्था, सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये भी बहुत इंपैक्ट रोल प्ले करता है आपकी विदेश नीति के प्रभावित करने वाले कारकों में। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारे कंट्री में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो स्ट्रक्चर कैसा है। अब चाइना है तो चाइना का पॉलिटिकल रिलेशंस, चाइना का पॉलिटिकल सेटअप अलग है, तो चाइना के संबंध अलग है। भाई आप समझो, आपको सिंपल समझाता हूं, कोई परिवार में 5 लोग रहते हो, उनके संबंध समाज के साथ अलग होंगे। बड़े भाई की लड़ाई है, छोटे भाई का प्यार है, पिताजी का प्यार है, माताजी की पड़ोसन से लड़ाई है, दादाजी का प्यार है। तो आपके परिवार के संबंध ओवरऑल, और आपके परिवार में एक ही आदमी है, एक ही आदमी की चलती है, वो सबसे लड़ाई करके रखता है तो रिलेशन खराब हो गए। तो इसका मतलब है कि वो कंट्री की पॉलिटिकल सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपके कंट्री का पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, आपकी विधायिका कैसी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप लोकतंत्र है, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, या आप किस प्रकार की आपकी पॉलिटिकल सेटअप है। इससे भी किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर बड़ा रोल जो है आपको इंपैक्ट जो है, इन्फ्लुएंसिव कारण जो है ये देखने को मिल जाता है, फैक्टर है ये भी। इसके अलावा देखोगे अनिवासी भारतीय, अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी में आप देखोगे अनिवासी भारतीय जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं वो भी हमारे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है और उसमें भारतीय फंस गए, अब भारतीयों को भेज नहीं रहे वो, तो उससे हमारी दुश्मनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कि भाई आप कैसा कर रहे हो हमारे साथ। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें आप ये पॉइंट भी देखोगे कि जो हमारे कंट्री के नॉन रेजिडेंट इंडियंस है वो जिस देश में रह रहे हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इट आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन टू डिसाइड कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहने वाली है। वैश्विक आर्थिक सामाजिक माहौल, देखो वैश्विक आर्थिक सामाजिक माहौल का मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमिकल सोशल किस प्रकार का माहौल है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने में। अब पूरे देशों की अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है, कोविड आ गया जैसे तो डाउन चल रही है, तुम्हारे संबंध भी खराब हो जाएंगे। सामाजिक माहौल खराब चल रहा है, आतंकवादी युद्ध चल रहे हैं तो संबंध खराब भी हो जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे। जैसे देखो अमेरिका है, अमेरिका के साथ आप देखेंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बीच में ऐसे चल रही थोड़ी थोड़ी खराब खराब,
जैसे अमेरिका पर अटैक हुआ, हम दोनों का उद्देश्य एक हो गया, आतंकवाद के विरुद्ध हो गए, और आतंकवाद के विरुद्ध हो गए, हम और अमेरिका भाई भाई हो गए, भाई भाई हो गए। तो सामाजिक माहौल, जाति, धर्म, लिंग, ये बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है, वो हमेशा सारे कंट्री इजराइल के विरुद्ध रहते हैं, उनकी नीति देखो इजराइल के खिलाफ रहती है, क्योंकि उनकी जाति धर्म एक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखो जो भारत के साथ जो कंट्री, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, तो जहां जहां हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, नेपाल हो गया, उनसे रिलेशन हमारे अच्छे मिलेंगे आपको। आतंकवाद बड़ा रोल प्ले करता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो कंट्री आतंकवाद को प्रमोट करते हैं वो चोर चोर मौसेरे भाई, और जो कंट्री आतंकवाद के खिलाफ काम करते हैं वो आप देखो उनकी दोस्ती आपको अलग प्रकार की मिलेगी। तो दिस ऑल इंपैक्ट ओवर द फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें जो है ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि कारक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू इफेक्ट फॉरेन पॉलिसी, कि आप फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाओगे। तो मुझे लगता है यहां से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रश्न आपसे बनता है कि भारत में भारतीय फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है, बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि व्यवस्था से फॉरेन पॉलिसी प्रभावित नहीं होगी। व्यवस्था हो गई, दबाव समूह, इवन दबाव समूह भी, दबाव समूह जैसे फॉर एग्जांपल दबाव समूह होते प्रेशर ग्रुप। अब इंडिया में कोई सरकार है, अब कोई ग्रुप बना हुआ है, उस सरकार प्रेशर बना रहा है। कैसे, सपोज करो कि आप जानते हैं कि अब सिख भाई हैं हमारे, बहुत सारे सिख भाई कनाडा में रहते हैं। अब कनाडा सरकार के साथ भारत सरकार को लोचा हो गया। इस सिचुएशन में क्या है, उनका दबाव समूह काम करेगा और भारत सरकार उसके साथ संबंध स्थापित करेगी अच्छे प्रकार से। तो दबाव समूह रोल प्ले करते हैं। दबाव समूह राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, भौगोलिक, इतिहास, संस्कृति, अनिवासी, एनआरआई, वैश्विक आर्थिक सोशल माहौल कैसा है उस समय का, ये सब आपकी विदेश नीति को निर्धारित करने का रोल प्ले करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्रभावित करते हैं, कारक है सारे के सारे। अब विदेश नीति जैसे भारत की विदेश नीति है, तो इसको निर्माण करने वाली संरचना क्या है, आप कैसे बताएंगे कि सर इसकी संरचना क्या है? व्हाट इज द सेटअप टू पॉलिटिकल, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसका सेटअप क्या है, हमारे कंट्री में फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है, इसकी संरचना आप देखेंगे सेटअप क्या है इसका। तो एक तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है। आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में जिस पार्टी का बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। फिर हमारे कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जिसको आप बोलते हैं विदेश मंत्रालय। ये देखती है कि हमारे कंट्री के रिलेशन दूसरे साथ कैसे रहेंगे। फिर हमारे कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA है, ये देखती है आसूचना IBRO। अब हमारे देश की विदेश नीति का जो कारक है, जो संरचना है, वो संरचना कैसे प्ले करती है, रोल क्या है संरचना का, इसको एक बार आप समझे। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। ये तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। तो पार्लियामेंट में बहुत प्रकार के लॉ भी आते हैं, हमारे संबंध कैसे, पाकिस्तान पे हमें कुछ करना है, पाकिस्तान के साथ इंडिया बांग्लादेश का समझौता हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कई प्रकार के जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट पास करता है। किसी को जमीन देनी है अगर हमें, तो पार्लियामेंट जो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट जो है वो इस प्रकार के नियमों को पारित करता है। उसके अगर आर्टिकल 2 आप पढ़ते हो तो उसके अंदर हम जो अमेंडमेंट करते हैं। विदेश मंत्रालय हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, अब विदेश मंत्रालय को आप देखेंगे तो विदेश मंत्रालय हमारे विदेश नीति बनाता है कि कैसे हमारे संबंध रहेंगे, क्या रहेंगे, इनको बताता है। विदेश मंत्रालय के कई प्रकार के डिवीजन होते हैं। एक होता है कैबिनेट सचिव, जो विदेश मंत्रालय उसका कैबिनेट सचिव होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके विदेश सचिव है फॉरेन सेक्रेटरी। जो विदेश सचिव होता है ये 5 हो गए एक प्रकार से, और इनके ऊपर होता है, हमने नॉर्थ ईस्ट मिडिल ऐसे करके बना रखे। और एक होता है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री में राज्य मंत्री हो गया है, विदेश मंत्री तो मेन हो गया, विदेश मंत्री ऊपर होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री रहता है, ठीक है, राज्य मंत्री, विदेश सचिव रहता है, उसके अंडर आप विदेश कैबिनेट सचिव रहता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये तीनों मिलके जो है विदेश मंत्रालय जो है ये हमारी विदेश नीति को बनाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये आप 3 हो गए। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, आप देखते हो डोवाल साहब को। तो सामरिक नीति निर्धारण, जो हमारी सामरिक का मतलब होता है कि जियोपॉलिटिकल या सामरिक जो नीतियां होती हैं उनका, जैसे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ऑपरेशंस होते हैं, ये सारी चीजें। और सचिवालय जो है ये मिलके क्या करता है, ये NSA जो है इसका ये काम होता है कि कैसे संबंध होंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते तो कभी NSA का इमीडिएट आपने देखा होगा, या आप कभी भी किसी मंत्रालय की मीटिंग देखोगे विदेश में, जैसे इंडिया US का टाई हो रहा है, तो उसमें आप अक्सर देखेंगे तो 3 आदमी आपको दिखाई देंगे।
एक तो भारत के प्रधानमंत्री, एक आपको दिखेंगे हमारे विदेश मंत्री और एक आपको दिखेंगे हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब। ये तीनों आपको अक्सर दिखाई देने को मिलेंगे। विदेश मंत्री हमारे मिलेंगे आपको जयशंकर साहब, उसके अलावा आप देखेंगे एनएसए देखेंगे और देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री। ये तीनों का मिला जुला कार्य होता है। अब जो आसूचनाएं होती हैं तो एनएसए ही आसूचनाओं के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आईबी है इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रॉ है रिसर्च एनालिसिस विंग हमारी जो है ये रॉ। तो आईबी रॉ इनपुट्स देती हैं हमारी कि भाई कैसा हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या हो रहा है इंडोनेशिया में। ये रॉ आईबी बताती है। रॉ और आईबी के इनपुट्स आते हैं, उन इनपुट्स के आधार पे एनएसए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के साथ बातचीत करके, और पार्लियामेंट की तरफ से तो एक ही आदमी होता है, वो होता है हमारा पीएम। तो हमारी विदेश नीति बनती है हमें क्या करना है और कैसे करना है। सैन्य सूचना, सैन्य आसूचना में देखेंगे आप जैसे हमारी इंडियन नेवी है, इंडियन फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है। तो हमारी जो जल सेना है इंडियन नेवी के पास भी इसकी इंफॉर्मेटिव डिवीजन होती है जो बताती है। इसमें भी आप देखेंगे जैसे थल सेना है, तो थल सेना के पास आप देखेंगे थल सेना जो हमारी है इसके पास एक विंग होती है जिसको आप लोग बोलते हो मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई। तो एमआई जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इसके पास पूरे इनपुट होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस हमेशा कोऑर्डिनेट करती है आईवी के साथ और रॉ के साथ। आईवी, रॉ और एमआई तीनों मिलके और भारतीय वायुसेना के इनपुट जो आते हैं वो इस प्रकार से पूरी आसूचना का एक केंद्र निर्धारित करते हैं जिसके बेस पर हमारी विदेश नीति जो है वो चल रही होती है। और विदेश नीति के सारे जो लॉ नियम है वो इस अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से जो आपके एग्जाम में बनता है वर्तमान में कि भारतीय विदेश नीति की संरचना में, या मेंस में भी लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी लिख सकते हो, यूजीसी नेट, उसमें ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेश नीति का संरचना क्या है, हमारी विदेश नीति का सेटअप क्या है। अब आप कैसे बता सकते हो, बड़ी आसान तरीके से बता सकते हो आप कि पार्लियामेंट है, विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री है, एनएसए है, आईवी है, रॉ है, अन्य सूचना हमारी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, इनके तीनों की विंग जो है। तो दिस प्लेयर, इन सब का एक कोलैबोरेटिव रोल होता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को संरचना निर्धारित करने में। ये बहुत इंपैक्टफुल चीज है। अब कभी कभी क्या है, जैसे आप देखते हो कि पाकिस्तान पे हमने अटैक कर दिया, तो अटैक कर दिया या पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन कर दिया, तो ये सब ऐसे थोड़ी ना होते। अगर हमें पाकिस्तान पर ऑपरेशन करना है या पाकिस्तान पे हमने कोई ऑपरेशन किया तो उसमें हमारी आईबी, रॉ की इंफॉर्मेशन होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन होती है, फिर एनएसए से बातचीत होती है। फिर एनएसए क्या है, एनएसए उसकी जो सामरिक रणनीति बताते हैं कि आप ऐसे जाओगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर विदेश मंत्री का अप्रूवल होता है, विदेश मंत्री में विदेश मंत्री, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं। देन इट गो टू द पीएमओ, देन पीएमओ बताते हैं कि ठीक है तुम्हें अब ये कर देना है। तो ऐसे नहीं होती चीजें, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि चीजें ऐसे हो जाती हैं। तो और एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है इसमें। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि बताओ आप इसका स्ट्राइक का आप हमें प्रूफ दे दो। तो ये सारी चीजें जो हैं इस प्रकार से नहीं होती, इसके कई प्रकार के सिस्टम और सेटेड होते हैं। अब भारत की विदेश नीति की मैं बात करूं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करूं, तो देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जब आप पढ़ोगे तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे बनती है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने का एक सबसे दो प्रकार के तरीके हैं। एक तो ये है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया कि गुड निरपेक्ष क्या है, आपने पढ़ लिया लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, आपने पढ़ लिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। दूसरा होता है कि भारतीय विदेश नीति को शुरुआत से पढ़ो, कब भारतीय विदेश नीति का डिपार्टमेंट बना और शुरुआत से लेकर जो गवर्नमेंट फ्रेम हुई, यदि नेहरू की सरकार बनी, शास्त्री की सरकार बनी, गांधी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तो एक ही में आ जाता है। फिर बीच में जो कोalition गवर्नमेंट्स बनी उनके बारे में, राजीव गांधी की सरकार बनी, नरसिंह राव, उसके बाद देखेंगे आप उनकी गवर्नमेंट बनी। नरसिंह राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के क्या फॉर्म फ्रेमिंग रही मेजर, बाकी छोटी मोटी को पूछा नहीं जाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने काफी लंबा रूल किया, तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का इंपैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर आती है पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। तो एक तो ये क्रोनोलॉजिकल एक मेथड है हाउ टू रीड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कई प्रकार की पुस्तकें आती हैं, मैं एक किताब आपको बता देता हूँ, एक किताब होगी सर फॉरेन पॉलिसी की, वो लेके आना, वहां रखिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की किताब है बहुत प्यारी सी, भारत की विदेश नीति। मैं बुक्स आपको बताता हूँ जो कि आप स्टोरी फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा विदेश नीति को पढ़ने में, क्योंकि विदेश नीति क्या होता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। अब किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है एग्जाम में, लेकिन बेसिक बातें पूछी जाती हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई,
लुक ईस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुई, नेबरहुड फर्स्ट कब लॉन्च हुई, ठीक है। ये सारी प्रकार की, ये नहीं है, दूसरी है, ठीक है। ये सारी प्रकार की चीजें जो ठीक है। चलिए, तो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना, विदेश नीति और नीतियों के हितों, उद्देश्यों, सिद्धांतों का समूह होता है जिनके द्वारा एक देश दूसरे देशों के साथ अपना संबंध बनाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि विदेश नीति का मतलब क्या है। आपके संबंध दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक संबंध किस प्रकार के, कैसी नीति है। और तो किसी भी कंट्री की विदेश नीति का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है राष्ट्रीय हित। हर देश की जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित से संचालित होती है। इसको आप बोलते हो नेशनल इंटरेस्ट। इसको आप क्या बोलते हो, नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी कंट्री की विदेश नीति इसके ना फ्रेम नहीं हो सकती। भाई विदेश नीति जब भी बनेगी तो राष्ट्रीय हित से संचालित होगी। आप अपना हित सर्वोपरि रखोगे, अपने हित को पहले रख के आप दूसरों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाओगे, संबंध बढ़िया बनाओगे। अब संबंध राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, उसके अकॉर्डिंग विदेश नीति आपकी बनती है। विदेश नीति क्या है, विदेश नीति एक सिंपल बात है कि दूसरे देशों के साथ संबंध रखना और उन संबंधों के लिए किए गए क्रियाकलापों का समुच्चय है। आप देखेंगे तो विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी कंट्री की आप बात करोगे तो किसी भी कंट्री को विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नंबर वन पॉइंट देखेंगे आप, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना। किसी भी कंट्री विदेश नीति क्यों बनाता है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। ये किताब है, आप लोग चाहो तो ऐसे उपन्यास की तरह पढ़ सकते हो, राजीव सीकरी की बुक है और ये अच्छी किताब है, एज ए उपन्यास फॉर्म में आप पढ़ सकते हो। तो ये विदेश नीति के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हो। बेसिक तरीका से जो है आपको एक इसमें कहानी टाइप की मिल जाएगी। हालांकि इनके व्यक्तिगत विचार है इस किताब में, आप इसको लिए कमेंट करोगे तो हमारी टीम आपको बता देगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो फिर आप विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ोगे या इंटरनेशनल सिद्धांत पढ़ोगे तो अजय कुमार पढ़नी पड़ती है आपको, वो अलग किताब हो जाती है, तो आप इसे देख सकते हो। चलिए, बता रहा था कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना। जो नेशनल इंटरेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है। वैश्विक भूमंडलीकरण विषयों में देश की सहभागिता सुनिश्चित करना। अब आप विदेश नीति क्यों बना रहे हो भाई, ग्लोबल भूमंडलीकरण विषय है। फॉर एग्जाम्पल अब दुनिया किस पे काम कर रही है, आतंकवाद पे काम कर रही है, पर्यावरण पे काम कर रही है, इनमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। अब भारत की विदेश नीति खराब हो, जैसे नॉर्थ कोरिया की है, तो नॉर्थ कोरिया G20 में आ तो नहीं आ रहा। तो भाई अगर आपकी विदेश के साथ संबंध अच्छे होंगे तो आप ग्लोबल जो टॉपिक्स है या ग्लोबल जो इश्यूज है कंसर्न के, उनमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब ग्लोबल इश्यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आतंकवाद आपके साथ है, दुनिया के साथ है। आप फॉर एग्जाम्पल देखोगे पर्यावरण आपके साथ है, दुनिया के साथ है। तो पर्यावरण हो गया, आतंकवाद हो गया, ये ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि इन मुद्दों पे आपको ग्लोबल अटेंशन लेनी होती है। तो इस ग्लोबल अटेंशन को लेने के लिए आपको इस प्रकार के संबंधों की जरूरत स्थापना करनी पड़ती है। इसके लिए विदेश नीति बनती है। आज अगर भारत की विदेश नीति है तो हम G20 पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते, हम कभी नहीं कर पाते। ये बहुत सारे प्रकार की चीजें हैं। आज हमारी विदेश नीति अच्छी है तो अमेरिका के साथ I2U2 बना रहे हैं, हम क्वाड बना रहे हैं, हम बना पाते, कभी नहीं बना पाते। हम ईस्टर्न कंट्री के साथ आसियान बना रहे हैं, हमारे पड़ोसी के साथ सार्क बना हुआ है हमारा। ये सारी चीजें कैसे बन रही है, हमारी विदेश नीति। आगे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या है। अगर मैं सिद्धांतों की बात करूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत क्या है, हम किस प्रकार से काम करते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो जो मैंने आपको बताए थे शुरुआत में, तो क्या सिद्धांत रहे कि 1928 में कांग्रेस दल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को प्रवक्ता बनाकर विदेश नीति विभाग की स्थापना करेगी। अगर आप बात करोगे तो भारत की विदेश नीति की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई, 1928 में। 1928 में आपको बताओगे कांग्रेस पार्टी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। भाई 1927, 28 के बाद आप देखोगे 28, 29 जवाहरलाल नेहरू के पास ज्यादा पावर आना शुरू हो गई थी, मोतीलाल नेहरू आउट हो रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश विभाग बनाकर उसका प्रवक्ता बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था 1928 में। 1936 में आप देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया
ने कांग्रेस कार्यालय में विदेश विभाग की स्थापना कर दी। उस समय हमारे देश में उस समय हमारे कंट्री में सरकार तो हमारी थी नहीं भाई। दैट टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो हमारा चल रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी हमारा राष्ट्र की तरह थी और कांग्रेस पार्टी सरकार की तरह थी। तो कांग्रेस पार्टी सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी 1936 में अब एक विदेश विभाग की स्थापना कांग्रेस पार्टी में कर दी, ठीक है। और प्रवक्ता उसके ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू बनाए जा चुके थे। 1946 में आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने पर विदेश नीति विभाग की प्रभारी होने के कारण उद्योग भारतीय विदेश नीति कुछ उद्देश्य घोषित करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्यों का प्राप्त करना भारतीय विदेश नीति का प्रमुख ध्येय होगा। प्रेम होगा या ध्येय होगा। इसका मतलब क्या है, जब 1946 में हमारे देश की सरकार बन गई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, तो भारतीय विदेश नीति विभाग के प्रभारी थे, यानी उनके अंडर था फॉरेन पॉलिसी, अक्सर प्रधानमंत्री के अंडर रहता है। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा कि हमारी विदेश नीति में हम राष्ट्रीय हित, अपना नेशनल इंटरेस्ट, क्षेत्रीय अखंडता, किसी को परेशान नहीं करेंगे हम, न पाकिस्तान को, न बांग्लादेश को, उससे तो पाकिस्तान बच्चा था, ठीक है, न किसी कंट्री को, और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना भारतीय विदेश नीति का प्रमुख ध्येय होगा। आर्थिक विकास कैसे, इकोनॉमिक, मतलब हमने कहा कि देखो हम सब गुलाम रहे, हम भी गुलाम, तुम भी गुलाम, तो जैसे हम आजाद हुए तो हमारी विदेशी सिद्धांत बना कि अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या करेंगे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे और आर्थिक विकास करेंगे बिना किसी को नुकसान करे हुए। भाई देखो, आपके परिवार का भी कभी कभी ध्येय होता है, आप लोग भी चाहते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, आप अपना अच्छा रहो, बिना किसी का नुकसान करे हम पैसे कमाएंगे। दी ज्यादा पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या, उद्देश्य है हमारी विदेश नीति के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चलते हैं, क्या उद्देश्य है हमारी विदेश नीति के, आप देखेंगे। तो आधार क्या है, हमारे बेस तो देखो 3 है, हम 3 बेस पर हम काम करते हैं। पहला बेस हमारी विदेश नीति के एग्जाम में पूछा जाता है शांति। सबसे पहले हम चाहते हैं दुनिया में पीस की स्थापना हो। सेकंड है फ्रेंडलीनेस, मित्रता, और तीसरा है समानता, इक्वलिटी। हम 3 चीजों पे काम करते हैं, हमारे 3 ही उद्देश्य है। एक तो शांति, हमें मतलब नहीं है लड़ाई से, हम चाहते हैं कि हम सब शांति से रहे, तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहे। हमारा मेजर फोकस किस पर है, शांति पर है। यानी हमारी विदेश नीति में आप देखेंगे तो हमारा जो पूरा पूरा फोकस रहता है वो किस पर रहता है, वो शांति पर रहता है। हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे कंट्री में क्या एस्टैब्लिश हो, हमारे कंट्री में पीस एस्टैब्लिश हो। तो शांति हमारे कंट्री का मेजर, हम चाहते हैं पीस की एस्टैब्लिशमेंट हो। मित्रता, भाई हमारी फ्रेंडलीनेस, हम चाहते कोई हमेशा मित्र बने, दुश्मनी ना हो। पाकिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, जापान के साथ हो, चीन के साथ हो। अब चीन की तो है नहीं मित्रता, लेकिन हम कंट्री, हमारी विदेश नीति क्या, हम ये हमेशा चाहते हैं, हमारी विदेश नीति हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारी दूसरों कंट्रियों के साथ क्या हो, मित्रता स्थापित हो, समानता, इक्वलिटी। हमारी विदेश नीति का आधार है कि हम हमेशा इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता का व्यवहार करें, तुम भी समान, हम भी समान, सभी समानता का व्यवहार करते हैं। हम किसी कंट्री को ऊंचा नीचा नहीं मानते, हम सभी देशों को समान मानते हैं। हमारे लिए हर कंट्री समान है, चाहे वो कोई छोटा चिंदी सा कंट्री है भूटान, चाहे नेपाल है, चाहे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सब हमारे लिए समान है। तो हमारी विदेश नीति के 3 मुख्य आधार है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय विदेश नीति के कितने आधार हैं, तो भारतीय विदेश नीति के 3 आधार हैं, शांति, मित्रता और समानता। ये 3 इसके हमारी विदेश नीति के मुख्य आधार हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश में आप आर्टिकल 51 को पढ़ोगे तो आर्टिकल 51 हमारी विदेश नीति निर्धारित करने कुछ तत्वों का उल्लेख करता है कि हमारी विदेश नीति किस प्रकार से बनेगी, हमें विदेश नीति में क्या क्या काम करने हैं। ये कुछ तत्वों का उल्लेख आर्टिकल 51 करता है कि हमें नीति निर्माण कैसे करना है, औरों के साथ हमारे संबंध कैसे स्थापित होंगे। तो हम चाहते हैं कि नीति निर्माण में स्वतंत्रता रहे, वो अपनी नीति अलग बनाए, अपनी नीति अलग बनाए। भाई इंडिया कभी नहीं चाहता कि हम नेपाल की नीति को प्रभावित करें, हम अपनी भी नहीं चाहते कि हमारी नीति निर्माण में कोई हमें हस्तक्षेप करे। हम अपनी चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांत शक्ति को बढ़ावा हम देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा सुलझाना हमारा हमेशा रहता है कि अगर 2 कंट्री के बीच में कोई विवाद है तो मध्यस्थता सुलझा लो। जैसे आपने देखा कि यूक्रेन रूस का विवाद हुआ तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि आप इसके बीच में मध्यस्थता कर लो, सुलझा लो, लड़ो मत, आप लड़ो मत। लड़ना बिल्कुल सही नहीं है। हमारी विदेश नीति हमेशा इस बात की बात करती है। हम ये चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना। बहुत से कंट्री यूएनओ को नहीं मानते, अमेरिका नहीं मानता,
कुछ भी कर देता है, इराक पर अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम कहते नहीं, यूएनओ के साथ सहयोग करना है और निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। क्या निशस्त्रीकरण का मतलब होता है, हम कभी नहीं चाहते कि हम जो है एक प्रकार से हथियार लें, ठीक है, हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण का, शस्त्रों की बात ही नहीं करते हम, ठीक है, शस्त्रों की हमें जरूरत ही नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि आप, इंडिया ने ये बात सही है कि हमने एनपीटी वगैरह पे साइन नहीं किया, लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहते कि परमाणु बम बनाए, परमाणु बम का प्रयोग पाकिस्तान पे करें, अमेरिका पे करें। हम हमेशा ये चाहते हैं शांति के साथ रहो। महात्मा गांधी यही चाहते थे। हमारी विदेश नीति हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ रहती है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ रहती है। हम कभी नहीं चाहते उपनिवेशवादी जो कंट्री है, साम्राज्यवादी जो कंट्री है, जैसे चाइना की नीति साम्राज्यवादी है, प्रजातिवाद है, हम इसका विरोध करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि भारत की विदेश नीति के उल्लेख मेन प्रकार से है कि नीति निर्माण स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय विवादों को हम कहते हैं भैया आप आपस में बातचीत करके निपटा लो, और संयुक्त राष्ट्र संघ को हम बोलते हैं कि इसका सहयोग करो और हमेशा आप निशस्त्रीकरण की तरफ आप आगे बढ़ो। उपनिवेशवाद की हम बात करते हैं, इसे खत्म करो। उपनिवेशवाद क्या होता है, आप पहले गुलाम बना लेते थे, जैसे ब्रिटेन ने एक कंट्री को गुलाम बना लिया, तो हम चाहते हैं इनको हम दूर करें, ठीक है। साम्राज्यवाद, हम चाहते हैं कि साम्राज्यवाद की जो बात करते हैं, साम्राज्यवाद हो गया, जो कंट्री साम्राज्यवाद फैलाते हैं जैसे चाइना है, तो हम चाहते हैं इनको दूर खत्म करो। तो वी डोंट सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ चाइना कि चाइना साम्राज्यवाद फैला रहा है, चाइना अपनी अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है। आप देखो चाइना नॉर्थ चाइना सी में क्या कर रहा है, छोटे छोटे कंट्री को परेशान कर रहा है। तो हमारी विदेश नीति ये है कि जो साम्राज्यवाद को फैलाएगा उसके हम अगेंस्ट है, हम साम्राज्यवाद के हमेशा विरोध करते हैं। विकासशील देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने की बात, इसीलिए आप देखो हमने सार्क बनाया, हमने आसियान बनाया, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करी। जो विकासशील कंट्री है हम उनका हमेशा सहयोग करते हैं। आप देखो हमने मालदीव के साथ देखो कितना सहयोग किया, कोरोना के समय अपने उससे कितनी चीजें भेजी मालदीव को। अभी देखो श्रीलंका के साथ हम क्या क्या करने लग रहे हैं। हमेशा सभी देशों के साथ व्यापार उद्योग की हम बात करते हैं, कोई भी कंट्री हो, हम निवेश की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, इन सारी चीजों को प्रोत्साहन करने की हमारी फॉरेन पॉलिसी बातचीत करती है। तो ये थी फॉरेन पॉलिसी की एक बेसिक बातचीत। और आप देखोगे तो यही चीजें, आप जितनी चीजों के बारे में बात करोगे, अगर मैं इसी फॉरेन पॉलिसी का आपकी बात करूं, ये भी तत्व की बात भी करेंगे हम, इसी फॉरेन पॉलिसी की मैं आपको समझाना चाहूं तो जितने भी हमारी कंट्री में अब वर्तमान में देखेंगे, जितने भी हम इसे कई लेवल पर बांट लेते हैं। जैसे हमारी आर्थिक है, तो हमारी जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं उसका भी यही आप देखोगे, चाहे हम जितने भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमारी सैन्य नीतियां चल रही हैं, उसमें भी आप देखेंगे हमारी यही सब पॉलिसीज है। सैन्य नीतियों के साथ आप देखेंगे आर्थिक हो गई, सैन्य हो गई, ये सब पॉलिसी हमारी ऐसे ही बन रही है। हमारे विदेश संबंध आप देखो, हमने I2U2 बना लिया, हमने क्वाड बनाया। तो I2U2 क्वाड जो है ये किसके लिए भाई, ये जो क्वाड की बात करते हैं तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना का साम्राज्यवाद फैल रहा है, उसको हम रोकना चाहते हैं। आर्थिक के लिए देखो, हमने आर्थिक में जितने भी संगठन में हमने सहभागिता दी इंडिया ने, तो क्यों है, हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़े, हम इसकी बात करते हैं। इंडिया जितने भी आप देखेंगे कि हम यूएनओ के हमेशा, हम यूएनओ को सपोर्ट करते हैं। यूएनओ हमेशा जो आतंकवाद के विरुद्ध हम जब भी कोई बात करते हैं तो आतंक के विरुद्ध हम यूएनओ की बात करते हैं, यूएनओ को हम सपोर्ट करें। कभी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है, चाहे रसिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो, हम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि दो कंट्री आपस में मध्यस्थता से बातचीत कर लें, आप आपस में बातचीत करके मैटर को निपटा लें। हम कभी ये नहीं चाहते कि दो कंट्री आपस के मध्य में आके लड़े। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत फिक्स्ड है, हम कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं करते कि लड़ाई करो, ये करो, वो करो। अंतरराष्ट्रीय शांति की हम बात करते हैं। अब फॉरेन पॉलिसी की आप बात करेंगे तो इसको निर्धारित करने वाले तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक कारण, जिसे आप बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जैसे राष्ट्रीय हित हो गया, भौगोलिक राजनीतिक स्थापना, परिस्थितियां। मैंने आपको बताया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी दो प्रकार से चलती है। आंतरिक कारण मतलब हमारे कंट्री का हित कहाँ है, हमें अपना हित सबसे पहले देखना है। फिर भौगोलिक राजनीतिक कारण, किस पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें क्या सिचुएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अब हमारे रिलेशंस बन रहे हैं, अब श्रीलंका है, तो श्रीलंका अगर सपोर्ट कर रहा है चाइना को तो हो सकता है रिलेशन हमारे खराब हो जाए। तो जो कंट्री उस समय हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और हमारी कंट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्यकारक, हमारी विदेश नीति को बाह्यकारक, एक्सटर्नल कारक है जो निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जांपल पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का स्वरूप किस प्रकार से बना हुआ है। भाई अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी, कभी आप देखेंगे अगर पाकिस्तान से लड़ाई हमारी बहुत तेजी से चल रही है तो फॉरेन पॉलिसी बदल जाएगी, चाइना के साथ चल रही है बदल जाएगी। अभी जैसी हमारी देखो आप विदेश नीति में आप वर्तमान देखोगे आप, तो चाइना को रोकने के लिए
चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करो, चाइना की वन बेल्ट वन रोड की बात करो आप, इन सब चाइना की पॉलिसीज को रोकने के लिए, चाइना का नॉर्थ चाइना सी में एक्सपेंशन को रोकने के लिए हमने कई प्रकार के संगठन जो है वो बनाए और उनके मेंबर बने। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो ये हमारी विदेश नीति बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, आतंकवाद की बात हो रही है, तुम आतंकवाद को हमेशा हम कहते हैं आतंकवाद के विरुद्ध है। वर्तमान में आप देखेंगे तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन्वायरमेंट भी एक बड़ा इश्यू बन चुका है। पर्यावरण, जो कंट्री पर्यावरण को सपोर्ट करते हैं उनके साथ खड़े, जो नहीं करते उनके साथ हम नहीं खड़े। तो ये हमेशा बाहकारक और इंटरनल कारक, भाई आपके परिवार के संबंध कैसे स्थापित होंगे दूसरे कॉलोनी के लोगों के साथ, ये इसका निर्धारण दो प्रकार से होगा। पहला, आपकी जेब में कितना पैसा है, आपका इंटरेस्ट, आप इतने के पास आपका घर बड़ा है, पैसा बहुत है, संसाधन है आपके पास, लोगों को दे रहे हो। आप सोचो कोविड आया, कोविड हमने मालदीव की मदद करी, हमने टीके भेज दिए, हमने पानी भेज दिया भाई साहब। अब हम मदद कर रहे हैं बहुत सी कंट्रीज की, तो हम मदद करने लायक ही ना हो तो कैसे कर पाएंगे? तो हम मदद तब करते हैं हमारा हित पहले पूरा हो रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है। हमारी सरकार कौन सी पार्टी की थी उस समय, तो हमने मदद करी। पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंधों का स्वरूप है वो बड़ा रोल प्ले करता है। पड़ोसी देश खराब है या अच्छे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कैसा है, तो फॉरेन पॉलिसी दोनों प्रकार से बनती है। आपके परिवार की तरह ही, आपका परिवार गरीब है, संबंध लोगों के साथ खराब होंगे, पैसे वाला है, संबंध अच्छे होंगे। उसके बाद भी बाहरी, आपकी दुश्मनी सबसे है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और पड़ोसी का मित्र आपका अगले वाला है, दोनों दुश्मन हो गए। तो कई प्रकार से आपकी नीतियों निर्धारण होता है। ये फॉरेन पॉलिसी की कुछ बेसिक बात है, मैंने आपको समझाई है, बताई है। आपको नीचे एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप कोई गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। नंबर नीचे आपका चल ही रहा है। और भारतीय विदेश नीति के अगले लेक्चर्स में मैं आपको, अब भारतीय विदेश नीति का हमने एक इतिहास के बारे में बात करी कि इसका पूरा एक सीक्वेंस कैसा रहा विदेश नीति का। जवाहरलाल नेहरू के समय से विदेश नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमें पढ़ना है। जो पेड बैचेज है हमारा यूजीसी नेट, उसमें मैं करा चुका हूँ अपना सीक्वेंसिंग। अब ऐसे मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी जैसे सबसे पहले आप नेहरू के युग में देखो गुटनिरपेक्षता बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे थे। इंदिरा गांधी के समय पर आओगे तो इंदिरा गांधी के समय कुछ और मेजर चीजें बनी। उसके बाद आप आओगे तो इंदिरा गांधी के बाद फिर आप देखोगे इसके बाद आप जनता पार्टी में देखो कुछ चीजें हुई, संबंध कैसे अच्छे हुए खराब हुए, अमेरिका के साथ संबंध दोबारा से रिबिल्ड हुए, इंदिरा गांधी ने संबंध थोड़े से खराब कर दिए थे। भाई इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमारे रिलेशन खराब हो गए थे अमेरिका के साथ, लेकिन जनता पार्टी ने रिबिल्ड किए। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए तो जनता पार्टी रिबिल्ड किए, उसके बाद संबंध अच्छे बनने लगे तो इंडिया ने फिर आके अगली बार से, आप जानते हैं कि परमाणु हमने अपने देश में कर लिया, परमाणु की खोज कर ली, मतलब बना लिया। फिर रिलेशन हमारे खराब हो गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप देखोगे संबंध, फिर 2001 के बाद अमेरिका के साथ आतंकवाद की बात हुई, फिर संबंध अच्छे हो गए। तो कई पॉलिसीज है। 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और वर्तमान समय में हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो चल रहा है उनमें संबंध किस प्रकार से चल रहा है। तो विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मिलकर पढ़ाई जाती है। ये मिलके मिक्स के टॉपिक है, इसमें करंट बहुत रहता है। तो वर्तमान समय में G20 है तो G20 इंडियन फॉरेन पॉलिसी और IR का ही टॉपिक है जो भी इंडिया में, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चाहे क्वाड हुआ, चाहे जितने भी संगठन है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सब आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ने होते हैं, जानने होते हैं। बहुत अच्छा लगा आप क्लास को आपने देखा धैर्य के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट अवश्य करना। और बहुत प्रकार की ऐसी जानकारी है जो आपको आगे सुनने में आपको मजा आएगा। तो ऐसी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं करण सर पॉलिटी टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है मूवी शिक्षा। बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।